डॉक्टर साहब स्वागत है आपका। थैंक यू। मौसम का मिजाज बदला बदला सा है, कभी तेज बारिश हो जाती है तो कभी तेज गर्मी। ऐसे हालात में आपको सतर्क रहने की जरूरत है, वरना आपकी सेहत बिगड़ सकती है। लेकिन आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आज संजीवनी के इस खास एपिसोड में डॉक्टर साहब आपको बताने वाले हैं बदलते मौसम में सेहत फिट रखने की ढेरों रेसिपीज, जिससे आपकी सेहत भी बनी रहे और जायका भी। इतना ही नहीं, आज संजीवनी टिप्स में जानिए मलेरिया से बचने के नुस्खे। लेकिन सबसे पहले आइए जान लेते हैं बदलते मौसम में आखिर क्यों हो जाती है सेहत खराब। तो आखिर क्या वजह है जिस कारण बदलते मौसम में अक्सर कई लोगों की तबीयत बिगड़ जाती है? आयुर्वेद में इस बारे में क्या वर्णन है, आइए जानते हैं डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब, बदलते मौसम में हमने देखा है ज्यादातर लोग, खासकर बच्चे, बीमार हो जाते हैं। लेकिन आज जो हमारा विषय है वो बहुत रोचक और दिलचस्प होने जाने वाला है, क्योंकि आप मौसम जो बदल रहा है उसमें रेसिपीज बताने वाले हैं ताकि व्यक्ति फिट रहे। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, पहले तो हमें समझना है कि बदलते मौसम में क्यों हमारे शरीर में इतने रोग आ जाते हैं। उसका मूल कारण दो है, मैं मानता हूँ आयुर्वेद में। एक तो ये है कि हमारी अग्नि जो है वो मंद हो जाती है। अग्नि मंद होगी और भोजन हमारा उसी तरह का चलता रहता है। आमतौर पर हम जो है भोजन में बदलाव नहीं लाते हैं, और कई बार तो मैंने देखा है कि जब मौसम चेंज होता है तो और ज्यादा गरिष्ठ भोजन हम लोग करने लगते हैं। जैसे जैसे बरसात का मौसम आता है, मान लो गर्मी के बाद बरसात का मौसम आता है, जैसे ही बारिश पड़ेगी तो लोग जो है पकौड़े खाते हैं, समोसे खाते हैं, बड़ी हैवी चीजें खाते हैं। ये बड़ा उल्टा है बल्कि, क्योंकि अग्नि जब मंद हो जाती है तो हमें लाइट खाना खाना चाहिए। इसके अतिरिक्त जो दूसरा कारण है कि हमारे शरीर की जो रोगों से लड़ने की जो रोग प्रतिरोधक शक्ति जिसको हम कहते हैं, इम्यूनिटी पावर जो है वो कमजोर हो जाती है। इसलिए जैसे आपने कहा कि बच्चों में ज्यादा समस्या देखने को मिलती है, क्योंकि बच्चों की इम्यूनिटी पावर ऐसे ही कमजोर होती है, और जब मौसम बदलेगा तो और ज्यादा कमजोर हो जाती है, तो वो ज्यादा उनको जो है रोग पकड़ते हैं। और तीसरी चीज ये भी आप समझ सकते हैं कि जब मौसम बदलता है तो कई प्रकार के वायरस, बैक्टीरिया वो भी बाहरी वातावरण में पैदा हो जाते हैं, जो कि हमारे शरीर को अटैक करके हमारे शरीर में अनेक प्रकार के रोगों को पैदा करते हैं। डॉक्टर साहब, एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, देहरादून से कॉल कर रही हैं, शिवांगी उनका नाम है। प्रश्न कीजिए। जी, मैं शिवांगी बात कर रही हूँ। मेरी एज 25 साल है। जी जी, एक्चुअली मुझे ये 3 साल से प्रॉब्लम हो रही है कि मुझे कभी भी जनरली मैं बैठे बैठे भी घबराहट होने लगती है, बेचैनी फील होने लगती है। तो मुझे समझ में नहीं आता कि मुझे कोई टेंशन भी नहीं है, तो इस तरह से मुझे कभी भी अपने आप में घबराहट क्यों लगती है? देखो, कई चीजें हो सकती हैं, खासतौर पर महिलाओं में जो हार्मोन्स का अगर डिस्टरबेंस हो जाए, थायराइड एक ऐसा हमारा हार्मोन ग्लैंड है, उसमें कई बारी अगर उसका फंक्शन गड़बड़ा जाए तो ऐसे लक्षण आ सकते हैं। घबराहट होना, पैल्पिटेशन बढ़ना, अचानक से जो है सांस से खिंच करके आना, या फिर कभी कभार जो है आपको एकदम गर्मी लगना, बेचैनी होना। तो पहले तो थायराइड जरूर चेक करा लीजिए आप, उसमें कहीं खराबी ना हो। दूसरी चीज, कभी कभार मानसिक तनाव जो है वो रहता है। हमारे जीवन में आजकल बहुत तनाव रहता है, खासतौर पर जिस आयु से आप गुजर रहे हैं अभी, उस उम्र में बहुत तनाव रहता है। उसके कारण भी ऐसा होता है। एंग्जाइटी इसको कह देते हैं कि भाई एंग्जाइटी किसी को होती है, अचानक से उसको घबराहट होने लगती है। आधुनिक विज्ञान की भाषा में अगर कहें तो हमारे मस्तिष्क में कुछ केमिकल्स होते हैं, उनके केमिकल्स का अगर इम्बैलेंस अगर हो जाता है तो हमारे शरीर में कुछ लक्षण फिर आने लगते हैं। तो क्या करना चाहिए? अगर मस्तिष्क के साथ संबंध रखते हैं तो फिर ब्राह्मी का चूर्ण आप खाइए सुबह शाम, बहुत बढ़िया रहेगा। और हार्मोनल इम्बैलेंस है तो शतावरी का चूर्ण आप खाइए 1-1 चम्मच सुबह शाम। और कुछ भी आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप हमारे डॉक्टर से बात करिए, अच्छी प्रकार से पूरा एक रोग का जो निदान करेंगे, उसका डायग्नोसिस बना करके उसका चिकित्सा हो जाएगी। लेकिन अच्छी बात है कि आपको कम से कम ये एक जागृति आ रही है हमारे शो के माध्यम से, कि आप कम से कम पूछते हैं और अपना प्रश्न को जानना चाहते हैं। और बहुत सारे पेशेंट हमारे पास आते हैं, हमारे पास बहुत सारे फोन कॉल्स भी आते हैं जो कि अपने बारे में जानना चाहते हैं। बड़ी अच्छी बात है। और इसी के साथ ही एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, शिल्पी हैं, दिल्ली से कॉल कर रही हैं। बताइए क्या प्रॉब्लम है? हेलो, हाँ जी सर, नमस्कार। मैं शिल्पी बात कर रही हूँ। मेरी अक्सर हेडेक रहती है और थोड़ा लो बीपी रहता है। लो बीपी और हेडेक रहता है आपको? देखिए, लो ब्लड प्रेशर से भी कई बार सिर में भारीपन, कमजोरी होती है। हाई ब्लड प्रेशर में भी जो है ब्लड प्रेशर, हेडेक कई लोगों को होता है। तो पहली चीज तो मैं ये कहूंगा कि सिर के लिए तो मालिश करिए आप रेगुलर, सिर में भी करो और पूरी बॉडी में भी मालिश करिए। लो बीपी के लिए बहुत अच्छा एक नुस्खा है, उसका आप प्रयोग करेंगे तो फायदा होगा। आंवले का चूर्ण और शतावरी का चूर्ण मिला करके बराबर मात्रा में, और उसको सुबह शाम 1-1 चम्मच आप सेवन करिए पानी के साथ।
तो उससे आपको बहुत फर्क पड़ेगा। खाने में थोड़ा सा दूध का सेवन करिए, गर्म दूध पीजिए, उसमें चाहे तो 2-3 खजूर या छुआरे डाल करके आप खाएं, तो उससे ब्लड प्रेशर भी आपका अच्छा होगा। और आज हम बात कर रहे हैं बदलते मौसम में कौन कौन सी बीमारियां हो जाती हैं और कैसे कुछ रेसिपीज के जरिए आप इन बीमारियों से बच सकते हैं। तो डॉक्टर साहब ये बताइए कि बीमारियां कौन कौन सी हो जाती हैं बदलते मौसम में। देखिए, बीमारियां जैसे आपने बच्चों का जिक्र किया था, तो बच्चों में आमतौर पर खांसी होना, पसलियां चलना, कंजेशन होना, ये बहुत है। बड़ों में भी हो जाता है, बुजुर्गों में भी मैंने देखा है कई बार इस मौसम में, जो बदलते मौसम में उनको सांस की तकलीफ हो जाती है। पेट के रोग बहुत होते हैं, हमने जैसा आपको बताया, कारण के जठराग्नि जब कमजोर होगी और खाना आप खाते रहेंगे उसी तरह से, तो पेट में दर्द होना, पेट में मरोड़ होना, आम बनना या किसी प्रकार से अपच या अजीर्ण होना, जिसको के आमतौर पर डॉक्टर के पास अगर आप जाएंगे तो कहेंगे कि आपको इन्फेक्शन हो गया, इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन, कोई बैक्टीरिया वायरस वहां आ गया। लेकिन हम उसको आयुर्वेद की दृष्टि से ऐसा समझते हैं कि जब आम बनेगा वहां पर एक विषैला तत्व आपके जो है डाइजेस्टिव सिस्टम में पैदा हो जाएगा, तभी वहां पर वायरस बैक्टीरिया भी ग्रो करेगा। कई प्रकार के जो है वहां पर इन्फेक्शन फिर हो जाते हैं, लेकिन मूल कारण उसका अग्नि से ही है। और इसके अतिरिक्त जो है त्वचा के रोग भी देखने को मिलते हैं। आमतौर पर स्किन की एलर्जी हो गई है या नेजल एलर्जी हो गई है, किसी प्रकार के कोई वहां पर खारिश जो है, फिंसी वगैरह निकल आई है, ये तमाम रोग आमतौर पर देखने को मिलते हैं। और कमजोरी, जो कि हम क्या पहले भी जिक्र किया कि इम्यूनिटी पावर जब वीक हो जाती है तो वीकनेस या कमजोरी, थकान जल्दी होना, ये लक्षण भी देखने को मिलते हैं। और इसी के साथ एक और दर्शक है हमारे साथ, झारखंड से कॉल कर रही है, सीमा है हमारे साथ, प्रश्न करिए। हेलो जी बोलिए। हाँ जी, नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार जी। डॉक्टर साहब, मेरा 4.5 साल का एक बेटा है जी। और उसकी एक्टिविटीज बहुत अबनॉर्मल थी। हमने डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने बताया कि ऑटिज्म है आपके बच्चे को। जी जी जी। तो क्या इसका कोई आयुर्वेद में उपचार हो सकता है? देखिए, ऑटिज्म एक मस्तिष्क से संबंधित रोग है डेफिनेटली। उसमें जो है हम आयुर्वेद में केवल इतना ही इसमें समझते हैं, कोई ज्यादा घबराने की बात नहीं है। हालांकि नाम बड़ा भारी भरकम है और कई बारी नाम जब हम पढ़ लेते हैं तो आजकल हमारे पास इंफॉर्मेशन के बड़े जो है सोर्सेज हैं, इंटरनेट पर जाते हैं, फिर उसको पढ़ते हैं, फिर पता चलता है कि इसका तो कोई इलाज ही नहीं है, कुछ नहीं कर सकते। हम ऐसे रोगों को जो मस्तिष्क से संबंधित हैं, बच्चों में कई नाम दिए जाते हैं। कहीं उनको ADD एक बीमारी हो जाती है, अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर, कभी उसको ADHD एक बीमारी हो जाती है, कभी उसको जो है ये ऑटिज्म कह दिया जाता है, कभी कभार स्लो माइलस्टोन्स कहते हैं डॉक्टर के, भाई इसका ब्रेन जो है ठीक से डेवलप नहीं हो रहा है। तो हमारे यहाँ आयुर्वेद में बहुत अच्छी औषधियां हैं जो कि मस्तिष्क को शक्ति देती हैं, तो वो जरूर उसको खिलाएं। मैं आपको रिकमेंड करूंगा, वेरी स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि उसको रेगुलरली खिलाएं, कम से कम 1 साल, 2 साल, 3 साल, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। वो आप हमारे यहाँ से मंगा सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हमारे यहाँ आते हैं जो भी मैंने जिक्र किया, चाहे वो ADD है, चाहे वो ऑटिज्म है, चाहे वो स्लो डेवलपमेंट ऑफ द ब्रेन है, या वो जन्म से ही जो है बच्चा थोड़ा सा उसका मंद बुद्धि बच्चे जैसे कहते हैं। तो कई बार हमारे डॉक्टर्स में कहते हैं भी इसमें कुछ नहीं कर सकते, तो जन्म से ही ऐसा है। लेकिन आयुर्वेद में हमने देखा है कि आयुर्वेद में ऐसी अच्छी औषधियां हैं, मेद्य रसायन हम उनको कहते हैं। मेद्य मतलब जो हमारी मेधा शक्ति को बढ़ाते हैं, हमारे ब्रेन की पावर को जो बढ़ाते हैं, ऐसे रसायन हैं, उनका सेवन करना चाहिए। सिर में थोड़ी सी मालिश करिए, उसको बॉडी में मालिश करिए। अगर हम दोषों की भाषा में कहें तो वात का रोग इसको हम मुख्य रूप से कहेंगे कि हमारे मस्तिष्क में जो प्राणवायु होती है वो विकृत होकर के मस्तिष्क के फंक्शंस को थोड़ा गड़बड़ा देती है। प्राणायाम भी कर सकते हैं, बच्चा छोटा है अभी तो समझ नहीं आएगा उसको, लेकिन सिर में मालिश करें, थोड़ा सा इसको इस प्रकार से आप उसका इलाज करें तो ठीक रहेगा। और बदलते मौसम में वो कौन कौन सी खास बातें हैं जिन्हें हमें ख्याल रखना चाहिए, क्या सावधानियां और क्या परहेज करने चाहिए, ये भी जान लेना बहुत जरूरी है। डॉक्टर साहब, लापरवाही हम देखते हैं जिसके पीछे की वजह होती है कि आपको कोई बीमारी होती है, तो बदलते मौसम में सावधानियां क्या रखनी चाहिए? सबसे बड़ी सावधानी खाने पीने की है, क्योंकि हमारी अग्नि मंद होती है। मैंने जैसा कहा कि बदलते मौसम में हमेशा आपको ध्यान रखना चाहिए। अगर आप बाई चांस थोड़ा सा आपकी जीभ जो है कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं और कुछ आपने खा लिया ऐसा जो कि हैवी है, तो कम से कम अगला जो आपका भोजन का समय है उसमें या तो बिल्कुल कुछ मत खाइए या बहुत हल्का खाइए। प्रॉब्लम कब आती है कि ब्रेकफास्ट में भी हैवी हो गया, पराठे हो गए, शाम दोपहर को भी तला हुआ हो गया, रात को फिर पकौड़े बन गए, क्योंकि मौसम बड़ा अच्छा हो रहा है जी, मौसम बदल रहा है। तो वो तीनों समय में जब गड़बड़ हो जाएगी तो फिर आपका बैंड बच जाएगा, यानी कि अग्नि आपकी जो है वो बिल्कुल जो है बहुत मंद हो जाएगी। तो ये नहीं करना है। और दूसरा जो है, जैसा मैंने आपको कहा कि थोड़ा बचाव करना चाहिए,
कपड़े ठीक से पहनने चाहिए। ठंड लगना बड़ा कॉमन सी एक समस्या होती है चेंज ऑफ सीजन में, क्योंकि मौसम बदल रहा है तो हम सोचते हैं अभी तो चलो अभी कपड़े थोड़े से हम चेंज कर लें अपने, लेकिन जब तक पूरा मौसम नहीं बदल जाए तब तक हमें अपने शरीर को प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए, खास तौर से ठंड से बचना चाहिए। और नेहा है एक दर्शक जयपुर से कॉल कर रही हैं। जी बताइए क्या प्रश्न है आपका? हाँ जी, नमस्कार डॉक्टर साहब। जी हाँ जी, मेरी ना मतलब एक मम्मी की दीदी हैं, वो मतलब गिर गई थी एक बार, चोट लग गई थी उन्हें, तो उसकी वजह से उनका जो आधी बॉडी है वो पैरालिसिस हो गई है। अच्छा। तो मतलब उनकी एज है 60 ईयर्स ओल्ड। जी। तो क्या इसमें आयुर्वेद में इसका मतलब ट्रीटमेंट हो सकता है? देखिए ट्रीटमेंट तो जरूर होता है, क्यों नहीं होता है। ट्रीटमेंट तो हम आयुर्वेद में जैसा आपको बताते हैं कि कैसे भी कठिन से कठिन रोग है उसका इलाज तो जरूर करते हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि अभी उनको हम एकदम से जो है कुछ मैजिक हो जाएगा, जादू हो जाएगा और वो उठ के चलने लगेंगे। जैसा रोग है उसके अनुसार ही उसमें धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट आता है, समय लगता है। ये जो आपने रोग बताया पैरालिसिस का, तो इसका उपचार है, इसका पूरा डिस्क्रिप्शन है आयुर्वेदिक पुस्तकों में। तो आप जरूर जो है आयुर्वेदिक चिकित्सक से इसके बारे में सलाह लीजिए, संपर्क कीजिए। हमारे यहाँ आप कभी भी बात कर सकते हैं, हमारी क्लिनिक्स में आप जा करके कभी भी जो है डॉक्टर से पर्सनली भी मिल करके उनसे बातचीत कर सकते हैं। और हमारे फरीदाबाद वाले सेंटर में भी आप आ सकते हैं। पंचकर्म की चिकित्सा ऐसे रोगियों के लिए भी अच्छी काम करती है, तो उसका लाभ भी आप ले सकते हैं। और चलिए अब बात करते हैं आज की संजीवनी की, जिसमें डॉक्टर साहब आपको बताएंगे बदलते मौसम में फिट रहने के ढेरों रेसिपीज। तो डॉक्टर साहब क्या है आज की संजीवनी जो कि बहुत स्वादिष्ट होने जा रही है? देखिए सबसे पहले तो अगर आपको ये नज़ला, जुकाम, खांसी या ऐसे कुछ अगर प्रॉब्लम रहती है, जैसा कि मैंने कहा कि ये बहुत कॉमन चीज़ है, इसमें आप बहुत अच्छी एक चीज़ बना सकते हैं, उसको अदरक पाक बोलते हैं हम लोग। अदरक यानी कि अदरक का एक तरह से हलवा जैसा बनाया जाता है, और उसमें केवल अदरक ही नहीं होती और काफ़ी सारी चीज़ें डलती हैं। आप थोड़ा सा अगर इसमें समझना चाहेंगे तो, लेकिन अगर मैं आपको सिंपल बताऊं, क्योंकि ज़्यादा उसमें हम समय नहीं है, छोटे छोटे अदरक के टुकड़े, उनको आप पका लीजिए, उसमें थोड़ा सा घी डाल करके उसको पकाइए अच्छी तरह से। जब वो पक जाए, बिल्कुल ब्राउन हो जाए, तो उसमें आप या तो खांड डाल लीजिए या नीचे उतार के उसमें थोड़ा शहद मिला करके रख लीजिए। बहुत बढ़िया आपका एक टेस्टी बन जाता है। इसका सेवन करिए तो बहुत फायदा करेगा। या फिर आपको अगर वैसे कुछ चीज यूज करनी है तो केवल आप सौंठ, काली मिर्च और पिपली का चूर्ण बना करके उसको भी आधा आधा चम्मच सुबह शाम आप सेवन कर सकते हैं। आप जो है एक लहसुन वाला दूध भी बना सकते हैं, बहुत बढ़िया है। जो लोग लहसुन का सेवन करते हैं तो लहसुन की 2-3 कली लें, उनको छोटा छोटा काट करके 1 कप दूध में डाल करके अच्छी तरह से पकाइए। जब पक जाए तो उसको नीचे उतारिए और उसमें थोड़ा सा शहद मिला करके आप उसको दूध को पी लेंगे, तो उससे आपको ये प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। अब दूसरी बात रही हमारी जो पेट के रोग होते हैं, आमतौर पर जो पेट में दर्द होता है, मरोड़ होती है, किसी तरह का इन्फेक्शन पेट में हो गया है, उसके लिए फिर हम आते हैं उन्हीं चीज़ों पर जो हमारे रसोई में बहुत मौजूद हैं। एक तो आप अगर रेसिपी की अगर हम बात करें तो आप छाछ बनाइए, एक बढ़िया टेस्टी छाछ। कैसे बनेगी? छाछ लीजिए, पहले या तो दही मिला के, दही को लेके 4 गुना पानी उसमें डालिए, भुना हुआ जीरा डालिए, भुनी हुई थोड़ी सी हींग डालिए, ताज़ा धनिया जो है काट करके डालिए, पुदीना अगर हो तो वो भी डाल दीजिए उसमें, और उसको सबको मिक्सी में खूब अच्छी तरह से घुमाइए। बहुत टेस्टी आपकी रेसिपी बन गई, पाचन के लिए बहुत अच्छी है। और इसके अतिरिक्त बड़ी पतली सी आप मूंग की दाल और चावल की खिचड़ी बनाएं, उसमें 1 हिस्सा चावल हो और 3 हिस्सा मूंग की दाल हो, तो वो उसमें भी आप हींग, जीरा थोड़ा डाल के, मसाले वसाले डाल के अच्छी खिचड़ी बनाइए, बहुत अच्छा काम करती है वो। और अगर त्वचा के रोग आपको हो गए तो त्वचा के रोगों के लिए आपको मैं एक थोड़ा एक्सटर्नल एप्लीकेशन के लिए बताऊंगा कि नारियल तेल में थोड़ा कपूर मिला करके वो आप उसमें लगाएं, तो उससे आपको काफी फायदा होगा। देखिए मलेरिया जो है एक बड़ी कॉमन सी बीमारी है भारत में, अब तो काफी कंट्रोल हो गया, लेकिन फिर भी बहुत है अभी लोगों को। तो मलेरिया में सबसे पहले तो रक्त शोधन जरूरी करना चाहिए। तो नीम के पत्ते बहुत अच्छा काम करते हैं। नीम के पत्ते आप ताजे मिल जाते हैं सब जगह, 4-5 पत्ते, 6 पत्ते रोज सुबह खाएं, तो उससे आपको प्रिवेंशन भी होता है। प्रिवेंशन के लिए बहुत बढ़िया है नीम, अगर आपको मलेरिया से बचना है। और अगर मलेरिया आपको चल भी रहा है तो भी नीम फायदा करेगा। चिरायता एक हमारे यहाँ आयुर्वेद में बड़ी अच्छी औषधि है इसकी। चिरायता कोई आप मोटा मोटा सा कूट के 1 चम्मच 1 गिलास पानी में भिगो दीजिए रात को, सुबह उसको अच्छी तरह से उबालिए,
1/4 जब रह जाए तो उसको छान करके पीना। थोड़ा कड़वा होगा, नीम जैसा ही होता है, नीम से भी ज्यादा कड़वा होता है एक्चुअली। तो उससे भी आपको रक्त शोधन होता है, अंदर जो है बॉडी में आपके जो कीटाणु हैं वो नष्ट होते हैं। अगर आपको कुछ लक्षण है बुखार वगैरह के या कुछ और शरीर टूट रहा है तो तुलसी के पत्ते, लौंग, अदरक, इसको पानी में उबाल करके काढ़ा बना करके और फिर उसमें थोड़ा शहद मिला करके पीने से आपको लाभ मिलता है। बॉडी की इम्यूनिटी को स्ट्रांग रखना बहुत जरूरी होता है। जब भी कोई रोग आपको आता है तो उसके लिए आंवला चूर्ण बहुत अच्छा काम करेगा आपके लिए। आंवले का चूर्ण 1-1 चम्मच सुबह शाम, वैसे भी पित्त शामक है, बुखार को भी जो है कंट्रोल करेगा। और इसके अलावा गिलोय जो है वो बहुत काम करती है हमारे यहाँ, ज्वर नाशक इसको कहा गया, रसायन भी है। तो गिलोय का जो है आप रस पी सकते हैं 20 मिलीलीटर दिन में 2 बार, या ताजी उसकी जो थोड़ी सी लकड़ी डंडी उसकी लेकर के उसको कूट के और 1 गिलास पानी में बॉईल करके आधा गिलास रह जाए तो छान करके वो पिए। तो इस प्रकार से आप नेचुरल चीजें बहुत सारी कर सकते हैं। अलॉन्ग विद कई बार जब आपको कुछ अगर दवाई भी लेनी पड़ती है तो उसके साथ भी आपको खान पान, थोड़ा सा जो है कुछ घरेलू उपचार उसमें करना चाहिए। कोई भी रोग आपको है उसका उपचार भी आप कर रहे हैं, उसकी दवाई भी आप ले रहे हैं, लेकिन साथ में कुछ नेचुरल लेने से आपको बेनिफिट होता है और आपको शरीर में जो है आपकी जो इम्यूनिटी पावर उससे बढ़ती है, आपका रोग जल्दी ठीक होता है, जल्दी आप रिकवर करते हैं उससे। साहब शुक्रिया जानकारी के लिए। थैंक यू।